प्यारे बच्चों, क्लास 12th इतिहास विषय प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का आंसर की आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फाइनल परीक्षा के लिए ये सभी प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण है, कॉपी में नोट करते जाएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही मित्रों को जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ये शुरू होता है। पहला क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदाड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो ये था अन्नगार। मौर्य काल में पाटलिपुत्र किस यूनानी यात्री ने देखा था? तो मौर्य काल में पाटलिपुत्र किस यूनानी यात्री ने देखा था? तो ये देखा था मेगास्थनीज ने। विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गोत्र शब्द का संबंध किससे है? तो विवाह से। सांची का स्तूप किसने बनाया? सम्राट अशोक। रेहला नामक पुस्तक किस यात्री ने लिखा था? इब्न बतूता। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? चैतन्य। विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूदान कहलाता था अमरन। विजयनगर साम्राज्य पतन का प्रमुख कारण बनी प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? तो तालीकोटा का युद्ध। अकबर के राज में राज व्यवस्था किसके हाथ में था? टोडरमल। 1857 विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो सैनिक असंतोष, धार्मिक हस्तक्षेप और आर्थिक शोषण तीनों था। इनमें सभी हो जाएगा, मतलब उपर्युक्त सभी। 1857 के विद्रोह को किस इतिहासकार में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो वी.डी. सावरकर ने। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो तुलुप वंश से। ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? सूरदास। मुगल चित्रकारी किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर था? तो ये था आपका जहांगीर। ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन कौन सा बना था? तो शिमला हो जाएगा। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 1860 में। किस प्रणाली में किसानों से सीधा कर वसूला जाता था? रैयतवाड़ी। जीतल क्या था? तो सिक्का था। औपनिवेशिक काल में बॉम्बे किस उद्योग का प्रमुख केंद्र था? तो कपास। दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किसके सम्मान में हुआ था? तो किंग जॉर्ज पंचम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। स्वदेशी आंदोलन किस घटना के प्रति उत्तर में शुरू हुआ था? बंगाल विभाजन। महात्मा गांधी किस तारीख को भारत पहुंचे थे? तो ये पहुंचे थे 9 जनवरी 1915। हुमायूं के रचनाकार कौन है? तो गुलबदन बेगम। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो 22। भारतीय संविधान किस प्रकार का है? तो संघात्मक और एकात्मक दोनों। किस विदेशी यात्री ने भारत के सती प्रथा का वर्णन किया? बर्नियर। 10 राग्य युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुसनी, मतलब रावी नदी के किनारे। यहाँ से आपका अति लघुतरीय प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खास उपलब्धि क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे खास उपलब्धि इसकी नगर नियोजन प्रणाली थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत आधुनिक थी। गुप्त साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह काल कला, साहित्य, विज्ञान, गणित और वास्तुकला में हुई अभूतपूर्व प्रगति के लिए प्रसिद्ध था। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया और कौन सी पुस्तक की रचना की? तो मेगास्थनीज यूनानी शासनकाल सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की जिसमें मौर्यकालीन प्रशासन और समाज का वर्णन मिलता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 3 रत्न निम्नलिखित है, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्त गुरु, धम्म हो गया बुद्ध की शिक्षाएं और संघ हो गया बौद्ध भिक्षुओं का समुदाय। खानखा से क्या समझते हैं? तो खानखा एक सूफी संस्थान या मठ होता है जहां सूफी संत निवास करते थे और अपने शिष्यों को आध्यात्मिक शिक्षा देते थे। यह सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। यात्रियों के विवरण से हमें क्या जानकारी मिलती है?
तो विदेशी यात्रियों के विवरण से हमें उस समय के तत्कालीन समाज, राजनीतिक, आर्थिक की स्थिति, रीति रिवाजों और न्याय व्यवस्था की निष्पक्ष जानकारी मिलती है, जो अक्सर स्थानीय दरबारी इतिहासकारों के लेखन में छूट जाती थी। 37 है आपका, विजयनगर के स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? तो विजयनगर स्थापत्य कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हम्पी स्थित विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर है। यहाँ का नक्शेदार स्तंभ और विशाल गोपुर विश्व प्रसिद्ध है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो 1855 से 56 में हुए संथाल विद्रोह के प्रमुख 4 भाई नेता थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव। 39 है आपका, लघुतरीय प्रश्न, मोहनजोदाड़ो का क्या अर्थ है? इसकी 2 विशेषता बताएं। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, और यह नाम स्थानीय सिंधी भाषा से लिया गया है। इसकी 2 प्रमुख विशेषता है। पहला, उन्नत नगर योजना। तो मोहनजोदाड़ो में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नगर को स्पष्ट रूप से ऊपरी नगर मतलब गढ़ और निचले नगर में विभाजित किया गया था। दूसरा विशेषता है उत्कृष्ट जल निकास व्यवस्था। तो यहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई थी और प्रत्येक घर से नालियों का सीधा संबंध था, जो उस समय की अत्यंत विकसित तकनीक को दर्शाता है। 40 है, महाजनपद किसे कहते हैं? तो जनपद का अर्थ वह स्थान है जहाँ जन अर्थात लोग अपना पद मतलब जन मतलब लोग और पद मतलब पैर रखते हैं या बस जाते हैं। जब ये जनपद अपनी शक्ति, सीमा और प्रभाव में बड़े हो गए तो उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जाति और वर्ग में क्या अंतर है? तो जाति जन्म पर आधारित एक बंद और स्थिर सामाजिक व्यवस्था है जो वंशानुगत होती है और इसमें सामाजिक गतिशीलता मुश्किल है, जैसे अंतर विवाह। जबकि वर्ग शिक्षा, आय, धन और व्यवसाय पर आधारित एक खुली और गतिशील व्यवस्था है जहां सामाजिक स्थिति बदल सकती है और गतिशीलता संभव है। फिर है जाति धार्मिक व सामाजिक रीति रिवाजों से बंधी होती है, जबकि वर्ग जो है मुख्य रूप से आर्थिक और व्यक्तिगत उपलब्धियों से होती है। 42 है, भक्ति आंदोलन के 2 विशेषताएं लिखे। तो पहला है एक ईश्वर में आस्था। तो एक ईश्वर है और वह सर्वशक्तिमान है। दूसरा है बाह्य आडंबरों का विरोध। तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांड का खंडन किया। सच्ची भक्ति से मोक्ष, ईश्वर की प्राप्ति होती है, उनका मानना था। 43 है, अस्थायी बंदोबस्ती किसे कहते हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त एक भूमि प्रबंध था। इसे 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में लागू किया था। बाद में इसे बिहार, उड़ीसा, बनारस और उत्तरी भारत में लागू कर दिया गया। इसके अनुसार जमींदारों को सदा के लिए भूमि का स्वामी बना दिया गया। उनके द्वारा सरकार को दिया जाने वाला लगान निश्चित कर दिया गया। वे लगान की निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करवाते थे, परंतु किसानों से वे मनचाहा लगान वसूल करते थे। यदि कोई जमींदार लगान नहीं दे पाता था तो सरकार उसकी जमीन का कुछ भाग बेचकर लगान की राशि पूरी कर लेती थी। 44 है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किए? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 में स्वराज प्राप्त करने, रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे ब्रिटिश दमन के खिलाफ विरोध करने तथा तुर्की के खिलाफ खलीफा के साथ हो रहे अन्याय मतलब खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए शुरू किया था, जिसमें ब्रिटिश सरकार के साथ सभी तरह के असहयोग मतलब बहिष्कार, सरकारी नौकरियों का त्याग के अहिंसक तरीके से ब्रिटिश शासन को कमजोर करना और अंततः समाप्त करना मुख्य उद्देश्य था। 1857 विद्रोह के असफलता के 2 कारण लिखे। तो पहला कारण है योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह मुगल बादशाह बहादुर शाह के नेतृत्व में हुआ, परंतु उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थे। विद्रोह के अन्य नेताओं में भी आपसी तालमेल नहीं था। वे एक साथ योजना बनाकर युद्ध नहीं करते थे तथा उनमें कुशल सेनापति के गुणों का अभाव था, अतः वे अंग्रेज सेनापतियों का सामना नहीं कर सके। दूसरा है समय से पूर्व विद्रोह आरंभ। तो बिना किसी निश्चित योजना के निर्धारित समय के पूर्व ही विद्रोह शुरू हो गया। इससे विद्रोह योजनाबद्ध रूप से नहीं हो सका। एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है कि यदि पूर्व निश्चित के अनुसार 1 तारीख को सारे भारत में स्वाधीनता का युद्ध शुरू होता तो भारत में एक भी अंग्रेज जीवित ना बचता। संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या महत्व है?
तो यह राज्य को किसी विशेष धर्म का पक्ष लेने से रोकता है, सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है और विविधतापूर्ण भारत में सांप्रदायिक सद्भाव, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और सभी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करता है, जिससे एक समावेशी और मजबूत लोकतंत्र बनता है जहां राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और किसी का भी वर्चस्व नहीं होता है। यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के नगर नियोजन की विशेषताओं को समझाएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जीवन की प्रमुख विशेषताएं, शहर जीवन को हम लोग नगर नियोजन भी कह सकते हैं, निम्नलिखित है। पहला है नगर योजना और निर्माण। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का विन्यास बहुत उन्नत था। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा आदि नगरों में सड़कें जाल की तरह समकोण पर काटती थी, जिससे शहर आयताकार खंडों में विभक्त था। नगरों में दुर्ग होते थे जहां शासक वर्ग रहता था और उसके नीचे समान लोगों के लिए ईंटों के मकान बनते थे। नगरों में जल निकासी की विशेष व्यवस्था थी, जहां सड़कों के दोनों किनारों पर नालियां पक्की और ढकी होती थी, जिनमें मेन हॉल भी बनाए गए थे। हर घर में स्नानघर और आंगन की सुविधा होती थी। दूसरा है सामाजिक जीवन। तो समाज मुख्य रूप से वर्गहीन और मातृ प्रधान था। सामाजिक जीवन व्यवस्थित और समृद्ध था। समाज में व्यापारी, योद्धा, श्रमिक और विद्वान जैसे वर्ग रहते थे। परिवार मजबूत और समाज शांति प्रिय था। आर्थिक जीवन, कृषि प्रमुख व्यवस्थाएं था। गेहूं, जौ, चावल, आटा, मटर आदि फसल उगाते थे और भेड़, गाय समेत विभिन्न जानवर पालते थे। व्यापार भी उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अनेक नगरों में बड़े अन्न भंडार मिले हैं जो कृषि और खाद्य भंडारण को दर्शाते हैं। आवास और सार्वजनिक सुविधाएं। तो मकान पक्की ईंटों से बनाए गए थे, जिसमें शौचालय और स्नान की व्यवस्था थी। नगरों में बड़े स्नानगार और बाजार भी थे। सुरक्षा के लिए शहरों के चारों ओर दीवारें थी। धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन। तो लोग मातृदेवी या उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। मिट्टी की मूर्तियां और कला कार्य पाए गए हैं। कला, शिल्प और सांस्कृतिक जीवन में भी यह सभ्यता अत्यंत विकसित थी। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के शहर जीवन में उन्नत नगर नियोजन, स्वच्छता, व्यापक सामाजिक और आर्थिक संगठन तथा समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं थी, जो इसे प्राचीन विश्व की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक मानती है। 48 अशोक के धम्म नीति का विश्लेषण कीजिए। अशोक के धर्म से जुड़ी विशेषताएं और उनके महत्व को समझने के लिए हमें उनके समय की संदर्भित जानकारी की आवश्यकता होती है। अशोक एक प्राचीन भारतीय सम्राट थे जो मौर्य वंश के राजा थे। अशोक का धर्म नीति उनके साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शांति और सामाजिक समर्थन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण था। अशोक के धर्म की कुछ मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है अहिंसा और शांति के प्रति प्रतिबद्धता। तो अशोक ने अपने धर्म के माध्यम से अहिंसा और शांति के महत्व को प्रमोट किया। उन्होंने अपने साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में धर्म शास्त्रों की स्थापना की, जिसमें अहिंसा, संतुलन और सहविषुणता के सिद्धांतों का पालन किया जाता था। दूसरा है सामाजिक न्याय और समर्थन। तो अशोक ने अपने साम्राज्य में सामाजिक न्याय को प्रमोट किया और गरीबों, असहायों और विपन्न लोगों के लिए समर्थन के प्रोग्राम प्रारंभ किए। उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना की, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों को समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। पर्यावरण का सम्मान। तो अशोक ने अपने साम्राज्य में पर्यावरण के प्रति सम्मान को बढ़ाया। उन्होंने वन्य जीवन की संरक्षण के लिए नियम बनाए और वृक्षारोपण के प्रोग्राम शुरू किए। फिर है आंतरिक और बाह्य शांति के प्रचारक। अशोक ने अपने साम्राज्य के बाहर भी शांति को प्रमोट किया। उन्होंने धर्म और शांति के संदेश को सभी समृद्ध और विदेशी राज्यों तक पहुंचाया और अपने शांतिप्रिय नीतियों के माध्यम से संबंधों को सुदृढ़ किया। वो अशोक के धर्म के सिद्धांतों और उनकी नीतियों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में धर्म, न्याय और शांति के महत्व को प्रमोट किया और समर्थन किया। उन्होंने धर्म की नीतियों का अध्ययन आज भी लोगों को प्रेरित करता है और उनके संदेश में बुद्धिमत्ता, सामर्थ्य और सामाजिक समर्थन की भावना को स्थापित करता है। गौतम बुद्ध के जीवनी एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। तो सबसे पहले जीवनी। महात्मा बुद्ध का जन्म 1563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन
शाक्य कुल के क्षत्रिय वंश के राजा थे, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उसकी माता महामाया का देहांत हो गया था। उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतनशील थे। उनकी इन गतिविधियों को देखते हुए 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह राजकुमारी यशोधरा से हो गया। उनसे एक पुत्र राहुल भी हुआ। गौतम बुद्ध की विचारशील प्रवृत्ति को विलासिता से परिपूर्ण वैवाहिक जीवन भी बदल ना सका। गौतम बुद्ध के जीवन में 4 दृश्यों का गहरा प्रभाव पड़ा। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक सन्यासी। जहां प्रथम 3 दृश्यों को देख दुखमय जीवन के प्रति गौतम बुद्ध के मन में गहरा आघात पहुंचा, वहीं चौथे दृश्य ने उन्हें दुख निरोध का मार्ग दिखाया। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने गृह त्याग दिया। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में गौतम बुद्ध ने अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र जैसे आचार्य से शिक्षा प्राप्त की। कठोर तपस्या के बाद गौतम बुद्ध को बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई। इनकी शिक्षाएं तो बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। पहला, दुख। गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से भरा है, जहाँ जन्म मरण वृद्धावस्था, अप्रिय का मिलन, प्रिय का वियोग एवं इच्छित वस्तुओं को प्राप्त न होना आदि सभी दुख है। दूसरा है दुख समुदाय। तो समुदाय का अर्थ है कारण। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में दुखों का कोई न कोई कारण अवश्य है। उन्होंने समस्त दुखों का कारण इच्छा बतलाया है। दुख निरोध। निरोध का अर्थ है दूर करना। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए इच्छा का उन्मूलन आवश्यक बताया है। चौथा है दुख निरोध मार्ग। तो गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु का त्याग ही दुख निरोध मार्ग है। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो अष्टांगिक मार्ग गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित दुख निरोध हेतु 8 मार्ग निम्नलिखित है। पहला है सभ्यक दृष्टि, मतलब 4 आर्य सत्य की सही परख। दूसरा है सभ्यक वाणी, धर्म सम्मत और मृदु वाणी का प्रयोग। सभ्यक संकल्प, भौतिक वस्तु एवं दुर्भावना का त्याग। सभ्यक कर्म, अच्छा काम करना। सभ्यक आजीव, सदाचारी जीवन जीते हुए ईमानदारी से जीविका कमाना। सभ्यक व्यायाम, तो शुद्ध विचार ग्रहण करना एवं अशुद्ध विचारों को त्यागते रहना। सभ्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति विवेक तथा सावधानी को सदैव स्मरण रखना। सभ्यक समाधि, तो लोभ द्वेष आलस बीमारी एवं अनिश्चय की स्थिति से दूर रहने को उपाय करना ही सभ्यक समाधि है। 50 नंबर क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के असफल होने के मुख्य कारणों का विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, तो हम इसको धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं। आप वीडियो रोक रोक के इसको कॉपी में बढ़िया से नोट कर लीजिए। परीक्षा में ये सभी प्रश्न आएंगे, फाइनल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो पहला पॉइंट है योग नेतृत्व का अभाव या मुगल विद्रोह, मुगल बादशाह। समय से पूर्व विद्रोह का आरंभ। फिर विद्रोह का अनुपयुक्त समय। विद्रोह का निश्चित उद्देश्य नहीं। संगठन योजना का अभाव। फिर विद्रोहियों की सीमित साधन। विद्रोह का सीमित स्वरूप। 51 नंबर क्वेश्चन है इब्न बतूता ने भारतीय समाज के बारे में विचारों का वर्णन करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इब्न बतूता जो है मोरक्को का रहने वाला था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। उन्होंने रेहला नामक पुस्तक लिखी और उसके बारे में क्या था समाज पर का दृष्टिकोण, तो जाति व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में बताया गया। पॉइंट आप देख लीजिए, वीडियो रोक रोक के इसको लिख लीजिए कॉपी में। स्त्रियों की स्थिति के बारे में बताया गया। अतिथि सत्कार, धार्मिक सहिष्णुता, न्याय व्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक जीवन, इन सभी के बारे में बताया गया। और लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो हमारा जो भारतीय संविधान है उसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे और इसके निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन और 165 बैठक हुई। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या है। टू द पॉइंट हम खाली लिखे, ज़्यादा भांजे नहीं हैं, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए।
तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। परीक्षा में अच्छे नंबर से पास कीजिए, यही कामना है। अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो साथ। मित्रों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।